हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अगला चैप्टर लेकर आई हूँ, आपका क्षेत्रीय असंतुलन। ये आपका यूनिट 21 है, MPS 03 का एक अगला चैप्टर है। क्षेत्रवाद के बारे में इसमें बताया गया है, क्षेत्रवाद की क्या अवधारणा है और भारत में क्षेत्रवाद कैसा रहा, इसके बारे में ही आपका ये पूरा चैप्टर है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और मैंने जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे लिया है जो कि इम्पोर्टेंस आपको चैप्टर में से जानने चाहिए। तो इसलिए आज हम जो है क्षेत्रीय असंतुलन पे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं MA पॉलिटिकल साइंस के सभी डालती रहूँगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो है आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, गेस्ट पेपर्स भी आपको जो है प्रोवाइड होंगे और नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो ये सब की इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, क्षेत्रवाद की अवधारणा पहले। क्षेत्रीय यानी कि कोई भी एक क्षेत्र है, उसके लिए लोग मांग कर रहे हैं, उसका जो है क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या असंतुलन हो रहा है, उसकी पूरी बात करेंगे हम। तो पहले हम क्षेत्रवाद को भारतीय संदर्भ में जानते हैं। क्षेत्रवाद यानी कि कोई भी एक क्षेत्र के लोग हैं, मान लीजिए कोई एक भाषा के लोग हैं, सब एक ही भाषा बोलते हैं, सबके एक ही लक्ष्य है, तो वो पूरा एक क्षेत्र कहलाएगा। उनकी एक ही मांगे हैं, वो क्षेत्रवाद है। और अगर इसी को हम भारतीय संदर्भ में जानें तो भारत को, हम सभी को पता है कि भारत क्या है, एक अलग अलग जो है यहाँ पे जातियाँ रहती हैं, अलग अलग समूह हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक बहुराष्ट्रीय यहाँ पे भारत को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रवाद था, इसकी क्षेत्रवाद की जो प्रॉब्लम थी भारत में सबसे मुख्य थी, इसलिए भारत के संदर्भ में ही हम इसको जानेंगे। तो रशीदुद्दीन खान जो थे, उन्होंने भारत के संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में बताया है। यहाँ पे भारत एक बहुक्षेत्रीय संघ है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं और बहुत से अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो भारत में क्षेत्रों के विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाएं, आर्थिक व राजनीतिक संघ के क्षेत्र हैं। भारत एक बहुराष्ट्रीय जो है बहुक्षेत्रीय संघ है और भारत में क्षेत्रों के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भाषाएं व आर्थिक और राजनीतिक संघ के क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं या फिर क्षेत्र हैं। यानी कि यहाँ पे जो है अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं, अलग अलग सामाजिक समूह हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, सबका अलग अलग आर्थिक विकास है। तो इस तरह से भारत जो है एक बहुक्षेत्रीय संघ है। कौन कहता है ये? रशीदुद्दीन खान का जो है, उनके अनुसार वो भारत के क्षेत्रीय के बारे में बताते हैं कि भारत क्या है, एक बहुक्षेत्रीय संघ है जिसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति और राजनीति यहाँ पे जन्म लेती है। इसके अलावा पॉल ब्रॉस जो है, वो भी भारत के संदर्भ में जो है क्षेत्रवाद की अवधारणा देते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद को क्षेत्रीय संघर्ष को बताते हुए हैं। यानी ये पॉल ब्रॉस जो हैं, ये भारत के क्षेत्रीय संघर्षों को बताते हैं। या क्षेत्रीय संघर्ष क्या होते हैं कि अगर किसी जगह के लिए, किसी क्षेत्र के लिए दो लोगों के बीच या दो क्षेत्रों के बीच जब संघर्ष होता है, उसे कहते हैं क्षेत्रीय संघर्ष। तो पॉल ब्रॉस भारत के क्षेत्रवाद को कैसे दर्शाते हैं? उसके क्षेत्रीय संघर्षों की बात करके, जैसे नदी जल बंटवारा, क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्र का ध्यान लगा है कि जो है ये नदी अगर हमारे यहाँ से बहती है तो ये नदी हमारी है। इस कई क्षेत्र जो हैं, इस पर भी जो है समस्या ये खड़ी हो जाती है। वह सामंजस्य शक्तियाँ जो भारत को बहुत क्षेत्रवाद तथा विकेंद्रीकरण की ओर जाती हैं। तो ये सब भारत की जो है शक्तियाँ हैं जो भारत को बहुत बहु क्षेत्रवाद तथा विकेंद्रीकरण की ओर ले जाती हैं। यहाँ पे भारत जो है मतलब पॉल ब्रॉस यहाँ पे बताते हैं कि भारत का जो क्षेत्रवाद है वो क्या है, क्षेत्रीय संघर्ष है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद को यहाँ पे इन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष बताया है। यहाँ पे क्षेत्रों के लिए जो है मांग होती रहती है, बंटवारा होता रहता है। इसके ऊपर पॉल ब्रॉस अपने विचार देते हैं। अगर हम बात करें औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद की, यानी कि इतिहास क्या था क्षेत्रवाद का, ये आपसे पूछा जाएगा।
एक तो आपसे जब पूछा जाता है क्षेत्रवाद क्या है, तो उसमें आपको रशीदुद्दीन खान ने भारत के संदर्भ में क्या अपना आंसर दिया है, यानी क्या विचार दिए हैं, और पॉल आर ब्रॉस ने अपने क्या विचार दिए, ये आपको लिखने हैं। और औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद ऐतिहासिक उत्पत्ति, यानी कि हम अब जानेंगे इतिहास में जो है भारत का क्षेत्रवाद क्या था। भारत में क्षेत्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। भारत में क्षेत्रवाद को हम कैसे देख सकते हैं? इसके राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास से हम इसे जोड़ के देख सकते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि एक राष्ट्र की मांग, कोई भी राष्ट्र भारत में अपनी मांग करता है, यानी कि वो चाहता है कि मेरी जो है एक अलग संस्कृति हो, मैं एक अलग भाषा अपना सकूं, मेरे राष्ट्र का एक झंडा हो। तो ये एक भारत के राष्ट्रवाद की मांग थी। और भारत का जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो हम देखते हैं, यानी ये भी तो एक क्षेत्र की मांग हो रही है यहाँ पे। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है? भारत में क्षेत्रवाद है। तो यहाँ पे भारत में क्षेत्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष जताया और उसके विरुद्ध अपने संघर्ष में भारतीय जनता की एकता को उजागर किया। तो यहाँ पे भारत ने जो है अपना राष्ट्रवाद की मांग कब करी थी? जब ब्रिटिश शासन से वो उब चुके थे और ब्रिटिश शासन से तंग आ चुके थे। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में उनके विरुद्ध यहाँ पे असंतोष जताया और राष्ट्रवाद की मांग करी। तो यहाँ से शुरू होता है औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद भारत का। तो ब्रिटिश जो हम पे शोषण कर रहे थे, हमारी पूरी संस्कृति ब्रिटिशों ने अपना ली थी एक टाइम पे, यानी कि हम पे पूरा कब्ज़ा हो गया था ब्रिटिश का। हम जो है ब्रिटिश लोगों की भाषा ही जो है अपनाने को वो लोग हमें कहते थे, और ब्रिटिश लोगों की जो संस्कृति थी, वो लोग जो आर्थिक नीतियाँ अपना रहे हैं, भारत भी वही आर्थिक नीति अपनाता था, क्योंकि जो है ब्रिटिशों का ही राज था। तो ब्रिटिश जो चाहेंगे वही भारत में होता था। तो यहाँ पे अब जो है क्षेत्रवाद की मांग जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के विरुद्ध करी गई भारत के लोगों ने, यानी कि भारतीय जो राष्ट्रवाद की मांग थी, ये अब आया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के विरुद्ध। यहाँ पे लोगों ने जो है अपने राष्ट्र की अब मांग करना शुरू कर दिया और ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष जताया और उसके विरुद्ध अपने संघर्ष में भारतीय जनता की एकता को उजागर किया और भारत की एकता को यहाँ पे उजागर किया, यानी कि भारत में अब जितने भी लोग हैं वो एकत्र हो गए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो ये था भारत का ऐतिहासिक क्षेत्रवाद। भारत को औपनिवेशिक दबावों के तहत राष्ट्रीय चेतना के दो धाराएं एक साथ फूटी, यानी कि भारत को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जब लड़ाई की गई तो यहाँ पे दो अवधारणाएं यहाँ पे सामने आती है। पहली सर्व भारतीय और दूसरी क्षेत्रीय पूर्ववर्ती। सर्व भारतीय यानी कि सभी भारतीय जो हैं एकत्र हो जाएं और इनके लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, और जो है हम अपना भारत चाहते हैं, अपने भारत में अपनी पहचान, अपना जो है राष्ट्रीय झंडा, अपनी संस्कृति को हमें बढ़ावा दिया जाए, हिंदी हम बोलें और हमारी अपनी आर्थिक नीतियाँ हो, हम विकास कर सकें। इन सब की मांग जो है सर्व भारतीय में की गई। और दूसरा था क्षेत्रीय पूर्ववर्ती, यानी कि क्षेत्रीय संचेतना राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देती थी। ये संजातीयता और उसके संसाधन व मंडी सुविधाओं पर वास्तविक नियंत्रण हेतु मांग पर आधारित थी। दूसरी क्या थी? क्षेत्रीय पूर्ववर्ती, यानी कि इसमें जितनी भी संजातियाँ था, यानी कि जितनी भी जनजातियाँ थी जिनको जो है विकास नहीं हो रहा था, अलग कर दिया गया था समाज से, और उनके जो है संसाधन भी इतने पूर्ण नहीं हो पा रहे थे और सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए यहाँ पे मांग की गई। तो भारत में औपनिवेशिक दबाव के तहत यहाँ पे क्या मांगे आई औपनिवेशिक काल में? एक तो थी सर्व भारतीय और दूसरी थी क्षेत्रीय पूर्ववर्ती, जो कि संजातीय समूह यानी कि जो अलग जातियाँ होती हैं उनकी मांग के लिए आई, उनको सुविधाएं दी जाएं, उनका विकास किया जाए, उनकी मांग के लिए ये जो है आई। क्षेत्रवाद का आधार 1950 से 1960 के दशक में। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाएगा। जो है क्षेत्रवाद का आधार 1950 से 1960 के दशक में। तो यहाँ पे जो है हम 1950 और 60 में क्षेत्रवाद का आधार क्या था इसके बारे में बात करेंगे।
तो क्षेत्रवाद की प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति 50 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु मांग के रूप 50 के दशक में क्या हुआ था, 50 के दशक में अब जो है भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग की गई थी। ये हम भारत के क्षेत्रवाद को देख रहे हैं। तो 1950 और 60 के दशक में क्षेत्रवाद की क्या मांग थी और कैसे बंटवारा हुआ इसका, भाषाई आधार पर कि जिसकी अलग अलग भाषाएं हैं उन सबको उनके अलग जो है राष्ट्र की मांग, राज्य बनाया जाए। यानी कि जैसे कि कोई बांग्ला बोलते हैं तो उनको बांग्लादेश दिया जाए। इस तरह के जो है भाषा के आधार पर अलग अलग राष्ट्र जो है पुनर्गठन किया जाए, क्या ताकि प्रमुख भाषाएं समूह के अपने राज्य दिए जा सके, ताकि जो भी जितनी भी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है उनको अपने अपने राज्य दिए जा सके। सबके लिए तो ये मुमकिन नहीं था, यानी कि सबको दिया जाना जो है ये मुमकिन नहीं था। और जो है कुछ भाषाएं हमारे भारत में जैसे कि 22 भाषाएं जो हैं उनको महत्वपूर्ण माना जाता है कि 22 भाषाएं जो है इसमें उर्दू, हिंदी, बंगाली ये सब आती हैं। ये सब जो है 22 भाषाएं क्या है, भारत की मुख्य भाषाएं हैं। इनके आधार पर जो है राज्य तय किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे तय किया गया था ताकि जो है भारत अपना विकास कर सके। और जो है जब राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा तो यहाँ पे और भी चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। मतलब कोई भी विकास हमें करना हो तो हर राज्य को जो है उसमें बढ़ावा मिल सकेगा। भाषाई क्षेत्रवाद विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच और पर्याप्त संसाधनों के असमान वितरणों के परिणाम स्वरूप, यानी कि यहाँ पे जो है समाज में भारत में असमान वितरण हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप भाषाई क्षेत्रवाद जो है यहाँ पे उभरा। यानी कि हम क्या कर देंगे, भारतवासियों ने क्या सोचा, हम सबको भाषा के आधार पर अलग अलग राष्ट्र में बांट देंगे, जिसके कारण हम आके जो है सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी विकास कर पाएंगे और संसाधनों का भी हम जो है पूर्ण कर पाएंगे सब देशों के लिए। अब सबके अलग अलग राज्य हो जाएंगे तो यहाँ पे सबको जो है सबका विकास करना और संसाधनों को जो है बराबर बांटना यहाँ पे आसान हो पाएगा। तो यहाँ पे सहकारी संघवाद की भी शुरुआत की गई। इसके लिए सहकारी संघवाद जो कि केंद्र और राज्य के से अलग होते हैं और ये क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं हमारे देश में जिस सरकार की पहुँच नहीं है जिन तक, उनके लिए ये कार्य करेंगे। तो यहाँ पे सहकारी संघवाद की शुरुआत हुई और इसकी आवश्यकता का कारण था सांप्रदायिक कट्टरता कम करना। यानी कि जो भी धर्म को लोग अपनाते हैं, कुछ एक धर्म के लोग हैं तो वो कुछ और अपने धर्म को अपनाने के लिए दूसरे लोगों को कहेंगे। तो यहाँ पे जो है सबके अलग अलग राज्य अगर हम भाषा के आधार पर बना देंगे तो इनकी जो है सांप्रदायिक कट्टरता जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है भाषा के आधार पर राज्य बांटने को कहा गया था। तो सहकारी संघवाद की भी शुरुआत की गई थी। सहकारी संघवाद क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे प्रांत हैं, देश हैं, उन पे जो है उन्हें पर्याप्त संसाधन मिल पा रहा है कि नहीं और उन्हें पे जो है सारी सुविधाएं पहुंच पा रही है कि नहीं, इसका ध्यान रखेंगे। भीषण खाद्य संकट से कुशलता से निपट सके भारत। और इन्होंने सहकारी संघवाद की शुरुआत, यानी कि भारत में एक प्रॉब्लम मतलब एक जो है मुख्य बात ये और थी क्षेत्रवाद के आधार पर लोगों को बांटने के लिए कि भीषण खाद्य संकट से कुशलता से हम निपट सके। सहकारी संघवाद की शुरुआत इसलिए की गई, भारत में राज्य से राज्य को एकीकृत कर सके, व कृषि विकास हेतु नीतियाँ शुरू करने में लागू करने का कार्यभार अपने ऊपर ले सके। ये जो सहकारी संघवाद की शुरुआत हुई थी, ये जो है भीषण खाद्य संकट, यानी कि उस वक्त टाइम पे 1950-60 के दशक में भारत जो है वहाँ पे खाद्य संकट था और इस खाद्य संकट से निपटने के लिए सहकारी संघवाद की शुरुआत की गई ताकि ये जो है छोटे छोटे प्रांतों में भी सुविधाएं पहुंचा सके, अपना जो है एकीकृत कर सके, राज्यों को एकीकृत कर सके, वह कृषि विकास हेतु नीतियाँ शुरू करने में लागू करने का कार्यभार अपने ऊपर ले सके। तो यहाँ पे सहकारी संघवाद की 1950-60 में जो है मांग की गई। तो ये सब जो है 50-60 के दशक में हुआ ताकि क्षेत्रवाद, ये मतलब हमारे क्षेत्रवाद का आधार था। क्षेत्रवाद किस आधार पे होना चाहिए, सहकारी संघवाद यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, भाषाओं के आधार पर राज्य सबको दे दिए जाने चाहिए और जो हमारी मुख्य समस्या थी उस टाइम पे यानी कि खाद्य संकट, उसको पूरा करने के लिए सहकारी संघवाद की यहाँ पे शुरुआत की। और दूसरा मुख्य मुद्दा था सांप्रदायिक कट्टर। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स तो आप जो है इजीली इसका आंसर दे सकते हैं।
आपसे पूछा जाता है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है मैंने बनाए हैं। ये जो मैंने आपको बताया है काफ़ी शॉर्ट में, यहाँ पे आपको जो है मैंने आपको चैप्टर समझाने के लिए, इसका थीम एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको समझाया है। अगर आपको उसकी फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से, उसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। मतलब नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस पर आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर चैप्टर में से, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप किस तरह से आंसर लिख सकते हैं, 10 मार्क्स का है तो आप किस तरह से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने आपको क्षेत्रीय असंतुलन चैप्टर में क्या था, क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में बताया है। अगर आपकी और कोई डिमांड होती है, यानी कि आप चाहते हैं इसमें और चीज़ें ऐड होएं, या फिर आप जो है इसका नोट्स आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम जो है आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं जून में, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। यानी कि उसमें आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी, चैप्टर आपको समझाए जाएंगे, सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट क्या आएंगे ये बताया जाएगा, और आपको जो है पूरा आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको और लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके ही जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कौन सी जो है पॉलिटिकल साइंस का कौन सा चैप्टर हम लेकर आएँ। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।